Assalamu alaikum. This is me Rashid Ali Malik and today my topic is माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो आज हम साइंस का टॉपिक जो है इंतहाई अहम टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो उसको हम क्लियर करेंगे. सो चलिए अपना जो है क्लास बाकायदा स्टार्ट करते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन पहले देखते हैं. द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो माइक्रो लफ्ज़ जो है यही जाहिर कर रहा है अपनी मीनिंग. छोटे ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटी लिविंग थिंग्स जो हम अपनी आंख से ना देख सकें, उन ऑर्गेनिजम्स को जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. और इस किस्म के ऑर्गेनिज्म जो आंख से नहीं देखे जा सकते, सो उसको जो है माइक्रोस्कोप से देखा जाता है. सो नेक्स्ट पॉइंट पर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सॉइल, एयर, वाटर, ऑन सरफेस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस एंड इवन इनसाइड देयर बॉडीज़. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मिट्टी में होते हैं, हवा में होते हैं, पानी में, और उसके अलावा जो है पौधों में, जानवरों में, ह्यूमंस में भी होते हैं. उसके अलावा बॉडीज़ के अंदर भी ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अदर नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ माइक्रोब्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम माइक्रोब्स भी है. सो नेक्स्ट आते हैं, दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप. सो ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए देखे जा सकते हैं जिसका नाम है माइक्रोस्कोप. सो नेक्स्ट है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स कॉल्ड सेल्स एंड सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स. सो भाई लिविंग थिंग्स जो हैं सबसे छोटी चीज़ दरकार होती है जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए, सो वो होती है ईंट. सो ईंट से मिलकर दीवारें बनती हैं और दीवारें मिलकर जो है फिर कमरे बनाते हैं और कमरे मिलकर एक बिल्डिंग बनाते हैं. सो बिल्कुल इसी तरह ही लिविंग थिंग्स के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है जो जिसकी ज़रूरत होती है वो होती है सेल. सो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. हमारा क्लासिफिकेशन है अब के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई. सो ये तीन किस्म के जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू many groups. These groups are made up on the similar and differences among them. Microorganisms are grouped as virus, bacteria and fungi. Large organisms have trillion of cells, but microorganisms have only one cell in their body. सो बाकी सारे सेम पॉइंट्स ही हैं. एक पॉइंट इसमें बेहतरीन है, वो ये है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं आपको नज़र आती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल होते हैं. अच्छा, दो किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहा जाता है जिसके अंदर जो है एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हों, उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. ठीक है, जैसे हम अपना मिसाल लें ह्यूमंस और उसके अलावा एनिमल्स, प्लांट्स, तो ये मल्टी सेलुलर है. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहा जाता है जो एक सेल से मिलकर बने हों, सो उसको कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जो है हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट दरकार होता है जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोप. सो यहाँ पर यही बात कही गई है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल से मिलकर बने हैं. सो काम की पॉइंट ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए इसे. सो नेक्स्ट आ जाते हैं. नंबर वन पर अब हम जो है पढ़ेंगे वो है बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया की पॉइंट्स देखते हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से. नंबर वन पर है बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से मिलकर बने यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको भी कहते हैं. सो बैक्टीरिया फीड, ग्रो, ब्रीथ, मूव एंड डिवाइड टू प्रोड्यूस एंड मोर बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया की खासियत यह है कि वो खाता भी है, ग्रो बढ़ता है, ब्रीथ मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसके अलावा ये प्रोड्यूस करता है और ज़्यादा बैक्टीरिया दूसरे भी. दिस इज़ हाउ यू सी बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप. सो ये तस्वीर दिखाई गई है कि माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप के ज़रिए बैक्टीरिया किस तरह के नज़र आते हैं. सो बैक्टीरिया की मुख्तलिफ़ शक्ल्स होती हैं. सो ये जो है बैक्टीरिया की तस्वीरें ही हैं जो कि माइक्रोस्कोप से ली गई हैं. सो नेक्स्ट है, सम बैक्टीरिया आर शेप्ड लाइक रॉड्स, अदर आर राउंड एंड स्पायरल इन शेप. सो बैक्टीरिया की शेप के ऊपर बताया गया है कि ये मुख्तलिफ़ शेप होती हैं इसकी, राउंड है, स्पायरल है, रॉड्स है. सो नेक्स्ट आते हैं, a bacterium which lives in intestine of human beings and animal is Escherichia coli. सो भाई बैक्टीरिया जो है वो दो किस्म के होते हैं, यानी बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही दो किस्म के होते हैं, एक फ़ायदेमंद, एक नुकसानदेह. जो फ़ायदेमंद होते हैं वो तो काफ़ी जो है हम डिस्कस करेंगे लेटर. सो
जो नुकसानदेह होते हैं उसको हम कहते हैं उर्दू में जरासीम, इंग्लिश में जर्म्स। सो बैड माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। सो यहाँ पर जो है फ़ायदेमंद भी हैं कुछ, और यहाँ पे जो पॉइंट लिखी गई है वो ख़ास तौर पे ये लिखी गई है कि ह्यूमन बींग्स की जो खाना वैसे हज़म होता है, ये अलग है। एक एमसीक्यू से आता है जनरल एवरीडे साइंस में कि खाना इंसान के कहाँ पे हज़म होता है, स्टमक में नहीं होता है। एक बात नोट कर लें, ये होता है इंटेस्टाइन में, आंत में, और ख़ास तौर पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो वहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एस्चेरिचिया कोली, जो कि खाने को हज़म करने में, खाने को तोड़ने में जो है मदद देता है। सो देखें, ये बैक्टीरिया एक अच्छा काम करता है। सो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सो नीचे ही लिखा गया है कि टाइफाइड टीबी डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया नुकसानदेह भी है, जिसकी वजह से हमें बहुत बीमारियां भी लगती हैं, जिसमें नामी गिरामी बीमारियां हैं। हमारे पास टीबी की फुल फॉर्म है, वो है ट्यूबरक्लोसिस, ये याद रखना है। और उसके अलावा टाइफाइड, ये दोनों बीमारियां ही बैक्टीरिया से हैं और ये आम बीमारियां हैं। और उसके अलावा एमसीक्यूज़ में जो है ना, बीमारियों से बहुत सवाल आते हैं, डिजीज़ से। सो ये याद रखना है। बाज़ दफ़ा ऐसे लिखा हुआ आएगा कि बताइए कि नीचे दी गई बीमारियों में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया की है। पहले पे लिखा हुआ आ जाए टीबी, उसके अलावा आपके पास कोविड-19 आ जाए, उसके अलावा आपके पास पोलियो आ जाए, और डी में नन ऑफ दीज़ आ जाए, सो आपने यहाँ पे टीबी करना होगा। सो बहरहाल इस तरह के सवाल एमसीक्यूज़ में आते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ जो है ना, वो आपने याद रखने हैं। यहाँ पे ख़ास तौर पे टाइफाइड का बाज़ दफ़ा ये पूछा जाता है कि टाइफाइड किस चीज़ की बीमारी है। सो टाइफाइड जो है वो इंटेस्टाइन की बीमारी है। सो इंटेस्टाइन में जो है ना क्या कहते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि टाइफाइड है, या जिसको सिंधी में बड़ा बुखार या वडो बुखार भी कहते हैं। ठीक है। सो बिल्कुल इसी तरह जो है डिजीज़ को बहुत ज़्यादा टच किया जाता है जनरल एवरीडे साइंस में। सो नेक्स्ट आते हैं हम वायरस। So viruses are the simplest of all microorganisms, and scientists use high power microscopes to observe them. सो भाई वायरसेस जो हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तीन चीज़ें आती हैं। एक नंबर वन बैक्टीरिया, दूसरे पे वायरस, तीसरे पे फंजाई। सो इन तीनों में सबसे जो सिंपल फॉर्म में आता है वो है वायरस। इसके लिए जो है हाई पावर माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है। सो नेक्स्ट आते हैं हम, द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस इज़ सो सिंपल, इट इज़ नॉट इवन कॉल्ड अ सेल। सो इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सिंपल है, और ये एक सेल से भी मिलके नहीं बना है। सो कम अज़ कम जो है एक सेल से मिलकर बनना हो तभी वो जो है लिविंग थिंग की कैटेगरी में आता है। सो क्लासिफिकेशन अगर हम लिविंग थिंग्स की पे आ जाएँ, सो क्लासिफिकेशन लिविंग थिंग्स की है 5। सो हम ये पिछले क्लास के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं कि कौन सी क्लासिफिकेशन है। मैं यहाँ पे दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। नंबर 1 पे बैक्टीरिया है, उसके बाद है अल्जाए, फंजाई एंड प्लांट्स, एनिमल्स। सो ये 5 किस्म की जो है काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्लासिफिकेशन है। सो इसके अंदर वायरस किसी कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कम अज़ कम जो है एक सेल से मिलकर बनना लाजमी होता है। सो यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि जो जिनका तो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है, वो तो ये चीज़ों को समझते होंगे पहले से ही। जिनका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड इतना नहीं अच्छा, या मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, वो ये बात याद रखें कि वायरस किसी कैटेगरी में नहीं आता लिविंग थिंग्स की। ठीक है, क्योंकि वायरस के अंदर ना 2 कैटेगरीज़, मतलब 2 ख़ासियतें होती हैं। जैसे एक ट्रांसजेंडर होता है, उसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों की ख़ासियत होती हैं। सो बिल्कुल इसी तरह वायरस भी जो है ना ट्रांसजेंडर टाइप ही है। ये जो है एक सेल से भी मिलके नहीं बना है, सो दैट्स व्हाई हम इसको कहेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। अलबत्ता ये वायरस अगर किसी शख्स को, या किसी ह्यूमन बीइंग को, या किसी एनिमल को जब लगता है, तो फिर उसके अंदर जो है ना ख़ासियतें आ जाती हैं लिविंग थिंग्स वाली। ठीक है? जैसे एटमॉस्फेयर में, एयर में अगर कोई वायरस मौजूद है, सो हमारे मुँह या नाक के ज़रिए हमारे अंदर एंटर होता है। फिर उसके बाद वो एंटर होने के बाद फिर उसके अंदर जो ख़ासियत आ जाती हैं वो लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, क्योंकि वो फिर लिविंग थिंग्स की ख़ासियत में क्या होता है कि ब्रीथ करे, मूव करे, अपनी जो है नस्ल बढ़ाए। इसी वजह से कहते हैं कि मास्क पहन कर रखें, ताकि हवा में जो मौजूद वायरस होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग टाइप होते हैं। जैसे ही वो नाक के ज़रिए आपके अंदर होते हैं, सो फिर वो जो है समझ लें कि
वो कंप्लीट सेल बन जाते हैं और उसके अलावा फिर वो आपके अंदर जो है नुकसान पहुंचाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, वायरस डू नॉट फीड, ग्रो एंड डिवाइड ऑन दियर ओन। सो ये पहले ही पॉइंट दिखाया था, वायरस जो है वो ना खाता है, ना ग्रो, ना डिवाइड ऑन दियर ओन, ठीक है। सो दे डू सो व्हेन दे आर इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, एनिमल एंड प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स। सो ये सारी खासियतें उसके अंदर तब आती हैं जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो फिर ये उस तरह रिएक्ट करता है जैसे बैक्टीरिया या प्लांट्स या एनिमल्स, उसके अंदर जो है अगर ये आ जाता है तो फिर उसके उसके अंदर जो है दूसरी खासियतें लिविंग थिंग्स वाली आ जाती हैं। सो ये पॉइंट सारी मैं पहले ही बता चुका हूँ। सो नेक्स्ट पर आ जाते हैं, वायरस गिविंग यू रनी नोज व्हेन यू गेट अ कॉमन कोल्ड, द कॉमन कोल्ड इज काज्ड बाय द फ्लू वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। भाई सर्दियों में हमेशा जो है तकरीबन हर बंदे को जो है ना नज़ला ज़ुकाम हो रहा होता है, और नज़ला ज़ुकाम जो हो रहा होता है वो भी एक वायरस ही है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। सो आगे चलते हैं, कुछ वायरल डिजीज़ को देख लेते हैं। HIV, पोलियो, हेपाटाइटिस, कोविड-19 आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ वायरल डिजीज़। सो भाई ये वायरल डिजीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो ये याद रखना है भाई कि वायरल डिजीज़ कौन सी हैं और बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी हैं। मैं बार बार इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ कि जनरल एवरीडे साइंस में जो है ना डिजीज़ को काफ़ी टच किया जाता है। सो उसके अलावा अब जो पोलियो वैक्सीन किसने ईजाद की है, ये भी एक जनरल क्वेश्चन है और आता रहता है। इसको आपने याद रखना है। उसके अलावा हेपेटाइटिस जो है वो ख़राब पानी, गंदा पानी पीने से होती है या गंदा खाना खाने से होती है। सो इसी तरह ये जिगर की बीमारी है। HIV क्या है, ठीक है। कोविड-19, तो डिजीज़ को याद रखिएगा कि ये वायरल डिजीज़ हैं। सो नेक्स्ट पर आ जाते हैं, थर्ड नंबर पर है फंजाई। सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंजाई एंड ऑल फंजाई आर नॉट माइक्रोस्कोपिक। सो भाई यहाँ पर ये बताया गया है कि फंजाई जो है ना वो दो किस्म के हैं, एक की यूनिसेलुलर, दूसरे जो है मल्टी सेलुलर। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई वो वाले होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। सो यूनिसेलुलर यानी कि जो एक सेल से मिलकर बने हों। देयर आर सम फंजाई व्हिच कैन इजीली बी सीन विद द नेक्ड आई, ओनली सिंगल सेल फंजाई आर माइक्रोस्कोपिक। सो ये पॉइंट पहले ही बता दिया कि फंजाई दो किस्म के हैं, एक यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर। जो हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं वो तो हैं यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, द सेल ऑफ माइक्रोस्कोप फंजाई इज सम वाट लार्जर देन बैक्टीरियल सेल। सो भाई फंजाई के जो सेल की जो बनावट है वो लार्जर है अदर देन टू, जो वायरस है या उसके अलावा बैक्टीरिया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर तीन आते हैं, दोबारा से रिवाइज करता हूँ, बैक्टीरिया, वायरस एंड तीसरे नंबर पर फंजाई। सो इन तीनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इनमें सबसे बड़ा सेल का जो साइज़ है वो है फंजाई का। सो ये याद रखना है, ये भी MCQ से आपके सामने आ सकता है कि बताइए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सेल की जो बनावट है वो सबसे ज़्यादा लार्ज किसकी है। सो वो है फंजाई। सो देयरफॉर अमंग बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई आर दी लार्जेस्ट माइक्रोब्स। सो यही पॉइंट को मैं ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था कि बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई में सबसे बड़ा माइक्रोब जो है वो फंजाई है। तो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज यीस्ट। सो भाई फंजाई भी दो किस्म के हैं, फंजाई भी दो किस्म के, एक फ़ायदेमंद, दूसरा नुकसानदेह। सो एक तो एग्जाम्पल हम फ़ायदेमंद वाला देख लेते हैं कि भाई आप लोग देखते होंगे कि ये जो डबरोटी जो है वो फूलती कैसे है, उसको फुलाने के लिए एक चीज़ यूज़ होती है जिसे हम उर्दू में ख़मीर कहते हैं और इंग्लिश में यीस्ट, ठीक है। सो ये एक किस्म है यूनिसेलुलर जो है फंजाई का, जो कि डबरोटी को जो है वो जैसे ऊपर उठी होती है, जो फूली होती है, तो उसको फुलाने के लिए असल में एक चीज़ दरकार होती है जिसको हम कहते हैं यीस्ट। सो वो एक किस्म है फंजाई का और वो भी यूनिसेलुलर। सो ये हो गया हमारे लिए फ़ायदेमंद। सो नुकसानदेह कहाँ पर है, मोल्ड एंड मशरूम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो भाई ये जो मोल्ड एंड मशरूम से आई थिंक कि मशरूम को जो है वो सिंधी में खुम्बी कहा जाता है और ये आप देख सकते हैं पानी में होता है और ख़ास तौर पे इसकी जो है इस तरह की इसकी जो है बनावट होती है, ठीक है। अच्छा, ये ना प्लांट की कैटेगरी में आता है ना ये एनिमल की कैटेगरी में आता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फंजाई वाला है ये जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं मशरूम की ख़ास तौर पर। ये जो है डेड प्लांट्स
या डेड एनिमल्स को खाता है, ठीक है। सो ना ये प्लांट की कैटेगरी में आता है, ना ये जो है एनिमल की कैटेगरी में आता है। दिखने में ये बिल्कुल आपको प्लांट लगेगा, लेकिन ये है नहीं। सो नेक्स्ट पर आते हैं भाई, ये नुकसानदेह फंजाई कौन से हैं और इनसे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सो रिंगवर्म स्किन डिजीजेज एंड रैशेज आर द एग्जांपल ऑफ फंगल डिजीजेज। सो भाई ख़ास तौर पर बच्चों को जो है जो दाने निकल आते हैं, रैशेज स्किन पर निकल आते हैं, या बड़ों को भी निकल आते हैं, तो ये फंगल डिजीजेज होती हैं, फंजाई की वजह से जो है होती हैं। यानी स्पेशली स्किन की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो फंजाई की वजह से होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही इसकी वजह से हों। ख़ास तौर पर यहाँ पे बात हो रही है रैशेज़ की और स्किन डिजीज़ेज़ की। सो ऑल स्किन डिजीज़ेज़ जो है ना, वो फंगल में नहीं आती हैं, लेकिन इसमें स्पेशली बात हो रही है रैशेज़ की। सो वो फंजाई की वजह से और फंगल डिजीज़ेज़ कहलाती हैं। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अब हम आते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। सो नंबर 1 पर आते हैं। फ़ायदों में इसके जो 3 फ़ायदे हैं या 4 फ़ायदे हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पर है डिकम्पोज़िशन। So the bacteria in soil break down the garbage and remains of living organisms into simple nutrient. Without them, we would be living in a huge heap of garbage. The nutrients released into the soil make it fertile and helpful for plant growth. सो भाई डिकम्पोजिशन जो है वो क्या होता है कि भाई हम जो भी जो है कचरा फेंक देते हैं, ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक वेस्ट या फ्रूट्स या आपके पास जो खाना वगैरह बनाते हैं ख़राब हो जाता है, उसको हम फेंक देते हैं। अगर इसी तरह ये आप देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद वो फ्रूट जो हमने फेंका होता है कचरे के ढेर पर, वो ख़त्म हो जाता है, गल सड़ जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि वो कैसे गल सड़ जाता है? उसके अंदर एक छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हवा में मौजूद होते हैं, उसको लग के बैक्टीरिया और यही वायरस और यही चीज़ें उसको गल सड़ जाते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं कुछ टाइम के बाद। तो नंबर 1 फ़ायदा ये है कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ना हो और चीज़ें डिकम्पोज़ ना हो, तो पूरी दुनिया कचरे का ढेर बन जाए, ठीक है? तो एक तो फ़ायदा ये है कि ये जो कचरा होता है, हमारी वेस्ट होती है, ये ख़त्म हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यही जब चीज़ें टूट-फूट का शिकार हो जाती हैं या कोई इंसान डेड कर जाता है या कोई जानवर मर जाता है, सो देखते हैं आप कैसे जो है थोड़े दिनों बाद उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है और वो ख़त्म हो के उसको कीड़े-मकोड़े छोटे-छोटे खा के उसको जो है थोड़े टाइम बाद बिल्कुल लेवल कर देते हैं और ज़मीन में वही कचरा मिक्स हो जाता है। सो वो जो ज़मीन में मिक्स हो जाता है, तो ज़मीन फर्टाइल हो जाती है और वो ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल होती है। यानी वो जो है प्लांट न जो है या ग्रोथ के लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, वो ज़मीन जिसके अंदर जो है इस तरह की न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं इन फूड मेकिंग। सो खाना बनाने में भी ये काम आते हैं। ख़ास तौर पे हमने पहले ही बात की थी कि यीस्ट इज़ यूज़्ड फॉर रेजिंग ऑफ ब्रेड। सो ब्रेड को उठाने में ऊपर जो है इस तरह फुलाने में यीस्ट यूज़ होता है, जो कि एक किस्म है फंजाई का यूनिसेलुलर। सो नेक्स्ट आते हैं सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मेकिंग योगर्ट, चीज़, सोर एंड क्रीम ईटीसी। सो भाई बैक्टीरिया जो है इसमें भी 2 किस्म हैं, आपके फ़ायदेमंद भी हैं। सो बैक्टीरिया में ख़ास तौर पर जो दही जमाई जाती है, वो भी एक बैक्टीरिया की मदद से ही होती है। उसके अलावा चीज़ और आइसक्रीम, सो ये देखिए ये बैक्टीरिया की मदद से ही बनाए जाते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं फूड डाइजेशन। सो हमारे खाना हज़म करने में भी जो है इनका ही हाथ होता है। सो ये नेक्स्ट आते हैं इसकी पॉइंट पर। सम बैक्टीरिया एंड फंजाई are normally present on the surface and inside the bodies of plant, animals and humans. So कुछ बैक्टीरिया जो है इंसान के अंदर भी मौजूद होते हैं, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी होते हैं। They help in their body process. Cattle, goats, sheep, rabbits have special bacteria living in their digestive tube with help in the digestive of food. So भाई यहाँ पे जानवरों के नाम लिए गए हैं कि शीप है, गोट है, बकरियाँ, उसके अलावा जो है खरगोश है, इनके अंदर भी जो है इनकी डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर जो है बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो कि खाना हज़म करने में मदद देते हैं। जैसे हम ह्यूमंस के अंदर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एस्चेरिचिया कोली। सो पहले ही हम पढ़कर आ चुके हैं कि एस्चेरिचिया कोली का काम क्या है, कि फूड को डाइजेस्ट करना, फूड को डिकम्पोज करना, तोड़ना, ख़त्म करना, मतलब अंदर जो है हाजमे का प्रोसेस जो है बढ़ाना। सो नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद
फोर्थ फ़ायदा ये है कि इन एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन्स, सो भाई हम जो दवाइयाँ बनाते हैं वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक, उसके अंदर भी हमारे ये माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। सो सबसे पहले तो इसको पढ़ने से पहले हमें एंटीबायोटिक और वैक्सीन के बारे में और उसकी जो है डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। सो भाई कुछ बीमारियां होती हैं वायरल, और कुछ वायरस की वजह से, कुछ बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया की वजह से। सो जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं उसके लिए डॉक्टर साहब हमें लिख कर देते हैं एंटीबायोटिक। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत एक लफ्ज़ यूज़ होता है एंटीबायोटिक। सो एंटीबायोटिक वो दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती हैं। दूसरे नंबर पर होती है वैक्सीन। सो वैक्सीन जो है वो वायरल डिजीज़ जो होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमें वैक्सीन की ज़रूरत होती है। अच्छा, वैक्सीन और एंटीबायोटिक का थोड़ा-सा और भी एक्सप्लेन कर दूँ कि जो वैक्सीन है वो आप कभी भी करवा सकते हैं, यानी आपको वायरस हो या ना हो, यानी आपके अंदर जो है हेपेटाइटिस है या नहीं है, आपको पोलियो वायरस है या नहीं है, या आपको कोविड-19 है या नहीं है, आप पहले से ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। जबकि एंटीबायोटिक लेने के लिए आपको लाज़मी है कि आप पहले से बीमार हो या आपके अंदर कोई बैक्टीरियल डिज़ीज़ हो, सो फिर आपको डॉक्टर देता है कि आप अब एंटीबायोटिक खाएँ, आपको ये प्रॉब्लम है। सो ये था इसका डिफरेंस, और अब हम आते हैं इसके मेन की पॉइंट्स की जानिब। सम माइक्रोब्स प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। दीज केमिकल्स डिस्ट्रॉय लिविंग सेल्स, पर्टिकुलरली माइक्रोऑर्गेनिजम्स। दे आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सम डिजीजेस। सो ये सब कुछ डिस्कस किया है। पेनिसिलिन इज द फंगस दैट प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलियम। Microbes also produce vaccine. Vaccines prevent us from contracting certain diseases. सो भाई वैक्सीन भी हमें बचाती है कुछ डिजीज़ से। सो फॉर एग्जांपल नीचे एक मिसाल दिया गया है, पोलियो ड्रॉप्स आर अ फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स मेड फ्रॉम द पोलियो वायरस। सो भाई ये पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है वो खुद एक पोलियो वायरस से ही लेके बनाई गई है। So they are also used in making of leather, detergent, powders. Antibiotics are used to kill the bacteria, while vaccines are used to kill the virus. So ये सारा कुछ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। सो पहले नंबर पर इसका नुकसान है कि स्पॉइलिंग ऑफ फूड। सो हमारा खाना जो है ख़राब होना, ये एक नुकसान ही है। आपका सही खाना एक पड़ा हुआ है, और अगर आप नहीं खाते हैं या आप फ्रूट नहीं खाते हैं तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वो ख़त्म हो जाएगा, गल सड़ जाएगा। सो अच्छा, एक बात और है कि अगर आप खाना फ्रिज में रखते हैं तो जो खाना आपका बाहर पड़ा होता है वो एक दिन में ख़राब हो सकता है, अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो वो एक हफ़्ता भी चल सकता है। सो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो चीज़ें ख़राब करते हैं, उनको जो है इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए एक टेम्परेचर की दरकार होती है, एक टेम्परेचर होता है। सो अगर ये फ्रिज में रख देते हैं सो टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है, इसलिए वो एक्टिव ही नहीं होते, इसलिए वो उसको ख़राब कर ही नहीं सकते। अगर करते हैं तो काफ़ी टाइम के बाद। सो एक बात याद रहे कि ये नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ना बहुत जल्दी अटैक करते हैं और चीज़ों को ख़राब करते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं, सम हार्मफुल बैक्टीरिया get into our food and produce harmful chemicals. So next, the food goes bad and produces a food smell. So भाई अपने खाने को जो है ये ख़राब करते हैं बैक्टीरिया, और खाने में से बदबू आना शुरू हो जाती है, ख़राब हो जाता है। सो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आल्सो रॉट व्हेन सर्टेन माइक्रोब्स अटैक देम। इसका 2 है, सेकंड नंबर है हार्मफुल इफेक्ट में। कंटामिनेशन, ख़राब करना। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन वाटर। सो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं पानी में भी होते हैं। दे मेक द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। सो ये पानी को जो है अनफिट कर देते हैं पीने के लिए। दिस वाटर कैन ओनली बी प्यूरिफाइड फ्रॉम देयर माइक्रोब्स बॉइलिंग इट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट। सो भाई पानी के अंदर भी मौजूद होते हैं, इसलिए कहा जाता है, डॉक्टर्स हमें मशवरा देते हैं कि पानी को उबाल कर पिएं, ताकि अगर पानी में पहले से ही माइक्रोब्स हों सो वो इसके अंदर टेम्परेचर इतने में बॉयल किए जाएँ कि वो खुद ब खुद ही अंदर मर जाते हैं। इस वजह से कहते हैं कि पानी को बॉयल करके पीना चाहिए। बॉइलिंग किल्स माइक्रोब्स, नीचे ही पॉइंट लिखा हुआ है, बॉइलिंग किल्स माइक्रोब्स। सो उसके बाद आ जाते हैं, थर्ड नंबर पर है इन्फेक्शंस एंड डिजीज़ेज़। एनी डिजीज़ काज्ड बाय द
presence and increasing the multiplication of microorganism in the body is called infectious disease. सो भाई इन्फेक्शन बहुत एक लफ्ज़ यूज़ होता है और इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत यूज़ होता है। सो ये इन्हीं की वजह से होता है कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये अंदर बढ़ते जाते हैं और अब जो है बहुत ज़्यादा तादाद में अटैक करते हैं और ये अपने जो है नस्ल बढ़ाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं कॉमन कोल्ड एंड फ्लू इन विच हैज़ रनिंग नोज, स्नीजिंग, फीवर एंड हेडेक इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। सो वायरल इन्फेक्शन के अंदर जो है जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं ये याद रखनी है और ख़ास तौर पर रनिंग नोज़ पे जो है हमें एक वायरस लगता है जिसका नाम होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, ये याद रखना है। सम काइंड्स ऑफ डायरिया आर काज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो डायरिया के बारे में बताया गया कि ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अच्छा, एक बात याद रहे, डिजीज़ को आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है। एमसीक्यूज़ के अंदर जनरल एवरीडे साइंस में डिजीज़ के ऊपर एग्जामिनर ज़्यादा फोकस करता है। सो डिजीज़ के बारे में अच्छे से आप लोगों ने मेमोराइज करनी है चीज़ें। सो नेक्स्ट आते हैं वेरियस स्किन प्रॉब्लम सच एज रैशेज ETC फंगल इन्फेक्शन। सो भाई ये देखें कि हमें माइक्रोब्स से जो है डिफरेंट बीमारियां लग रही हैं और बीमारियां भी बताई गई हैं कि फंगल डिजीज़ कौन सी हैं, रैशेज एंड स्किन प्रॉब्लम। सो ये जो हैं आपके फंगल हैं, उसके अलावा बैक्टीरियल भी जो हैं आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसमें से एक डायरिया आपके बारे में बताया गया। उसके अलावा वायरल इन्फेक्शन भी आपको बताया गया कि कौन से हैं, रनिंग नोज है, स्नीजिंग है, फीवर है, हेडेक है और सर में दर्द है। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो इन्फेक्टेड बाय वेरियस माइक्रोब्स। सो प्लांट्स भी भाई, पौधे भी जो है इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं माइक्रोब्स की वजह से। सो नेक्स्ट आ जाते हैं अब रूट्स टू इन्फेक्शन कि इन्फेक्शन होने मतलब इसके रूट्स कौन से हैं जिससे हमें इन्फेक्शन होता है। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एयर, सॉइल, इन वाटर बॉडीज। सो माइक्रोब्स जो है भाई हर जगह मौजूद होते हैं, हवा में, मिट्टी में, पानी में, पब्लिक वॉशरूम, बाथरूम्स एंड ऑन वेरियस सरफेसेस। दे मे इंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। सो भाई ये इंसान के अंदर जो है किसी भी एक जगह से जो है इंटर हो सकते हैं। नंबर 1 बताया गया कि थ्रू द माउथ वाइल ईटिंग। सो खाते वक्त आपके मुंह के जरिए जो है आपके अंदर इंटर हो सकते हैं। थ्रू नोज वाइल ब्रीथिंग। सो नाक के जरिए जो है सांस लेते वक्त आपके जो है अंदर इंटर हो सकते हैं। सो इस वजह से डॉक्टर जो है एडवाइस देते हैं कि मास्क पहन कर रखें ताकि जो है कोविड-19 का जो भी पेंडेमिक चल रहा है या उसके अलावा भी मिट्टी वगैरह या उसके अलावा भी जो दूसरे कोई वायरस अगर एटमॉस्फेयर में, एयर में मौजूद है, सो वो नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए आपके अंदर इंटर ना हो जाए। सो थर्ड नंबर पर है थ्रू दी कट्स इन स्किन। सो हमारी स्किन के अंदर जो है कट लग जाते हैं और उस कट के उस कट को अगर नहीं ढांपा जाता या उसके ऊपर जो है पट्टी वगैरह नहीं बांधी जाती तो उसके अंदर जो हवा में मौजूद आपके जो माइक्रोब्स होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं आवर हैंड्स टच्ड मेनी सरफेसेस सो दे कैरी जर्म्स ऑल काइंड्स। सो भाई हमारे हाथ जो है दिन में कितनी ही चीज़ों को टच होते हैं, कितने ही सरफेसेस को टच होते हैं और उन सरफेसेस के ऊपर जो है वायरस हो सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि हाथ धोया करें जब भी खाया करें या जब भी कोई ये पानी पिएं या कोई चीज़ खाने या पीने की हो तो उससे पहले हाथ धो लिया करें ताकि अगर आपके हाथों के साथ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो लगा हुआ तो वो ख़त्म हो जाए। सो बैड माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। सो बुरे जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको जर्म्स कहा जाता है। सो पहले ही मैंने इस क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक अच्छे वाले जो हमें फ़ायदा देते हैं, हमारे जो है हमें खाना बनाने में भी मतलब काम में आते हैं, उसके अलावा हमारे ट्रीटमेंट में भी काम में आते हैं। और एक होते हैं ख़राब, बुरे, बैड माइक्रोब्स होते हैं जिसको हम कहते हैं जर्म्स या उर्दू में जरासीम। सो नेक्स्ट आते हैं दे कॉज टाइफाइड, जॉन्डिस एंड एथलीट्स फूड। सो बीमारियां बताई गई हैं कि टाइफाइड या बच्चों को एक छोटे जो बच्चे पैदाइश होते हैं उसके अंदर एक बीमारी होती है जॉन्डिस, लीवर की होती है या उसके अलावा बीमारियां और भी बहुत सी हैं। सो नेक्स्ट आते हैं हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल हाइजीन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीजेस। सो आज का क्लास हमारा एंड हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।